सर, वेस्ट एशिया में जो ऑनगोइंग एस्केलेशन चल रही है उसके चलते सर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक वोलेटिलिटी देखी जा रही है और भारत में भी सर शार्प इरोजन देखा गया है इन्वेस्टर वेल्थ में। सर, ये इंडिया का क्राइसिस नहीं है, इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इस जियोपॉलिटिकल ग्लोबल शॉक के चलते हमारी अर्थव्यवस्था और खास तौर पे भारत का बाजार, इंडियन स्टॉक मार्केट को एक शॉक लगा है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि 28 फरवरी जब पहली बार ये युद्ध शुरू हुआ, पहला एक्ट ऑफ अग्रेशन किया गया, तब से लेकर 23 फरवरी दैट इज यस्टरडे लगभग 48 लाख करोड़ रुपीस भारत के इन्वेस्टर्स के इरोड हो गए, मार्केट से गायब हो गए, शून्य हो गए। एफपीआईज ने 52,000 करोड़ रुपए 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के भीतर भारतीय बाजार से निकाल लिया, रुपया 94 पहुंच गया। ये तमाम चीजें एक रूटीन करेक्शन नहीं है सर, ये कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन शॉक है। मेरी चिंता है सर कि भारत में लगभग 13.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जो लगभग 21 करोड़ डीमैट अकाउंट्स के माध्यम से निवेश करते हैं, और खास तौर पे इस वर्ग में एसआईपी इन्वेस्टर, फर्स्ट टाइम रिटेल पार्टिसिपेंट, सैलरीड मिडिल क्लास और रिटायरीज जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए निवेश करते हैं, उनकी चिंता है जो मैं सदन में व्यक्त करना चाहता हूं। सर, वेस्ट एशिया की जो जंग है वो हमारी जंग नहीं है, लेकिन उसके शॉक भारतीय बाजार में देखे गए। इट इज अ ब्लैक स्वान इवेंट बिकॉज इट हैज बीन ट्रिगर्ड सडनली, एक्सटर्नली, एंड it is unrelated to the underlying Indian economic fundamentals. But sir, Bharat may not be failing, but India is certainly being hit by this shock. और मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा that the government, when they encourage citizens to enter the global markets or the capital markets in particular, the government cannot disappear when external shocks hit the household wealth. इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कुछ रिलीफ भारत के इन्वेस्टर को सरकार द्वारा दिया जाए। पहला रिलीफ जो हो सकता है सर वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को टारगेटेड रिलीफ दिया जाए। आज जब भारत का कोई इन्वेस्टर बाजार में शेयर खरीदता है, रिटेल इन्वेस्टर, तो उसे ब्रोकरेज, एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस, इस सर्विस चार्ज पर जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, और ये सब जूझने के बाद यदि मुनाफा होता है तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर कोई लिमिटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिलीफ सरकार दे तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट बूस्ट हो सकता है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मार्केट पॉपुलिज्म सर, आई एम आस्किंग फॉर टारगेटेड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मेरा दूसरा सुझाव है, अगर टाइम बाउंड एसटीटी रिलीफ रिटेल इन्वेस्टर को दिया जाए, एफएनओ सेक्टर को नहीं। एफएनओ सेक्टर में एसटीटी बढ़ाकर सरकार ने अच्छा काम किया, मैं सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर एसटीटी का रिलीफ दिया जाए तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हमारे बाजारों को मिलेगा, भारत के रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। मेरा थर्ड सुझाव है सर कि कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करिए। समाप्त कर रहा हूं सर, आई जस्ट नीड हाफ अ मिनट। एक्सटेंड कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड्स। आज भारत का इनकम टैक्स जो लॉसेज होते हैं बाजार में, उन्हें 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति देता है। इसे बढ़ाकर 12 से 15 किया जाए इस क्राइसिस विंडो में जो लॉस बुक हो रहा है। सर, आई एम जस्ट फिनिशिंग। सर, स्पेशल क्राइसिस पीरियड टैक्स ट्रीटमेंट, वन टाइम रिलैक्सेशन for retail taxpayer for this notified stress period. And sir, finally my suggestion is कि low friction rebalancing अगर पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करता है, मान लीजिए वो इक्विटी से डेट फंड की ओर जाना चाहता है इस सेबी नोटिफाइड स्ट्रेस पीरियड में, तो उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए विद वेरी लिमिटेड एक्सपेंस रेशियो। एंड लास्टली, द गवर्नमेंट मस्ट एम्फसाइज ऑन स्ट्रॉन्ग पब्लिक कम्युनिकेशन। हमारा बाजार, आरबीआई, सेबी, एक्सचेंजेस, वित्त मंत्रालय भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और एनर्जी प्रिपेयर्डनेस पे जनता से बात करें। इन कंक्लूजन, परमिट मी टू से दैट इंडियाज फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग. What needs strengthening is the policy shield that surrounds our investors, because this is not our war, but our investors are paying the price. Thank you. Thank you.